नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है निसार इंडियन यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एनएलएम योजना के अंदर सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है कि सर मैं एनएलएम योजना में आवेदन करना चाहता हूं, लेकिन कैसे करूं, कहां से शुरुआत करूं। तो अपने इस वीडियो में होने वाला कि एनएलएम योजना क्या है, आप आवेदन कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या क्या योजनाएं हैं, कितना बैंक लोन होगा, कैसे होगा, कब होगा, सब्सिडी कितनी आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, जमीन खुद की है या लीज पर ले, खुद की है तो कैसे यूज करनी है, लीज पर कैसे लेनी है, लीज माता पिता से कैसे लेनी है और अदर पर्सन से कैसे लीज लेनी है, प्लस कौन कौन से डॉक्यूमेंट योजना में जरूरत पड़ती है और वो डॉक्यूमेंट कहां से बनेंगे, कैसे बनेंगे। यानी एनएलएम योजना को लेकर एक ऑल इन वन ये वीडियो बनेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको एनएलएम योजना से जुड़ा हुआ लोन हो, सब्सिडी हो, डॉक्यूमेंट हो, योजना हो, अदर वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए अलग अलग जानकारियां 2024 की नई अपडेट के अनुसार आपको उस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एनएलएम योजना क्या है। दोस्तों, एनएलएम योजना का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, यानी राष्ट्रीय पशुधन योजना। ये योजना है जो 2014 से चलती आ रही है, लेकिन 2014 से लगाकर 2023 तक इस योजना में केवल 500 प्लस 25 भेड़ या बकरियों के लिए आवेदन किया जा सकता था, जिसका प्रोजेक्ट है वो 1 करोड़ से अबव था, यानी ऊपर था। 2023 में नई अपडेट इसमें आई, जिसमें बकरियों के लिए, भेड़ों के लिए 100 प्लस 5 से शुरू कर दिया गया। यानी अब आप 100 बकरियों के लिए, 100 भेड़ों के लिए भी एनएलएम योजना में आवेदन कर सकते हैं। 200 के लिए भी कर सकते हैं, 300 के लिए भी कर सकते हैं, 400 के लिए भी कर सकते हैं, 500 के लिए भी कर सकते हैं। यानी 5 सेगमेंट में इस योजना को बांट दिया गया है। ये तो थी दोस्तों बेसिक सी जानकारी। अब इसमें सब्सिडी कितनी है, सब्सिडी का पार्ट है पूरा सब्सिडी का अब आगे सेकंड नंबर पॉइंट में अपने डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर जो व्यक्ति का सवाल होता है कि सर एनएलएम योजना में हम कैसे आवेदन करें। तो दोस्तों, एनएलएम योजना में आपको आवेदन करने के लिए आपके पास जमीन होनी जरूरी है। अब जमीन कितनी चाहिए, पूरी जमीन की जरूरत है वो तो अपने लीज वाले पार्ट में करेंगे, लेकिन पहले अपने को यह बता देता हूं कि किस पार्ट के लिए कितनी जमीन की जरूरत होती है। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं भेड़ या बकरी के लिए। तो दोस्तों, इनका प्रोजेक्ट 100 बकरी 5 बकरों से शुरू हो जाता है, जिसमें आपको 1.5 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती है। स्क्वायर फीट में माने तो लगभग ये मान के चलो 46,000 से 47,000 स्क्वायर फीट के लगभग आपकी अगर जमीन है तो भी आपका काम 100 प्लस 5 के लिए आप आवेदन कर सकते हो। अब जमीन खुद के नाम है तो कैसे यूज लेनी है, लीज पर कैसे लेनी, वो लीज वाले पार्ट में बताऊंगा। अभी मैं आपको जमीन कितनी चाहिए वो बता देता हूं। इसके बाद में अपने बात करें 200 प्लस 10 प्रोजेक्ट के लिए 2.5 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती है, 300 प्लस 15 के लिए 3.5 एकड़, 400 प्लस 20 भेड़ बकरियों के आवेदन के लिए आपको 4.5 एकड़ और 500 प्लस 25 भेड़ बकरियों के आवेदन के लिए आपको 5.5 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती है। यानी हर 100 पर 1 एकड़ जमीन आपके चारे के लिए प्लस आधा एकड़ जमीन आपके फार्म या शेड के लिए आपको जरूरत पड़ती है इसके अंदर। अब ये तो जमीन की जरूरत होगी भेड़ बकरियों के अंदर। दूसरी बात अगर अपने बात कर लेते हैं कि दोस्तों इसमें मुर्गी पालन का भी है, तो मुर्गी पालन में कितनी जमीन चाहिए। मुर्गी पालन में दोस्तों आपको 10,000 स्क्वायर फीट जमीन खुद के नाम या लीज पर आपके पास होनी चाहिए। अब मुर्गी पालन का प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, मुर्गी पालन का प्रोजेक्ट है दोस्तों इसके अंदर 50 लाख का लगभग आपका प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको 25 लाख के लगभग सब्सिडी है वो मिल जाती है, जिसमें आप 20 लाख बैंक लोन ले सकते हो, 5 लाख यानी टोटल प्रोजेक्ट का 10% अपनी खुद की पूंजी इसमें लगा सकते हो, जिसको मार्जिन मनी भी बोलते हैं, एप्लीकेंट शेयर भी बोलते हैं या खुद का हिस्सा भी बोलते हैं। यानी कि ये है पोल्ट्री फार्म में। पोल्ट्री फार्म में एक ही सेगमेंट है इसमें, ये 50 लाख वाला, जिसमें आप 1000 मुर्गी 100 मुर्गों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपकी जो ब्रॉयलर मुर्गियां होती है वो इस योजना में शामिल नहीं है, जो केवल मीट पर्पज के लिए पाली जाती है वो इस योजना में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, कौन सी, अपने देसी मुर्गियां, नस्ल की मुर्गियां, कड़कनाथ, जितनी भी मुर्गियां हैं वो सब इसके अंदर आप पाल सकते हो ब्रॉयलर को छोड़कर। ठीक है, ये होगी मुर्गी पालन के बारे में बात। तो दोस्तों ये हो गया। अब अपने मैं कैसे आवेदन कर सकता हूं, तो आवेदन करने के लिए आपके पास सबसे पहले आपके पास जमीन होनी चाहिए। जमीन खुद के नाम हो या आपकी रजिस्टर्ड लीज हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात है इसमें जो लोन का पार्ट है योजना में, क्योंकि पूरी योजना बड़ी योजनाएं है, इसमें आप पूरा सरकार सब्सिडी भी नहीं दे सकती, पूरा अपने पैसे भी नहीं यूज कर सकते, और इसलिए इसमें जरूरी है कि कुछ लोन का भाग है इसमें शामिल होता है। तो जमीन होनी चाहिए, प्लस इसमें जो लोन का भाग है इसके लिए आपका कोई भी बैंक, कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसमें आपका प्राइवेट बैंक भी हो सकता है, सरकारी बैंक भी हो सकता है, यानी वो बैंक ऑनलाइन उसकी ब्रांच होनी चाहिए, कंप्यूटराइज शाखा होनी चाहिए। किसी भी बैंक से आप लोन के लिए बात कर सकते हैं। पहले कोशिश करें जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसमें आप बात करें।
उससे हो जाए तो बहुत अच्छा है। आगे डॉक्यूमेंट वाले में बताऊंगा कि बैंक से आपको क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आपकी बैंक से ये होनी चाहिए, प्लस आपके पास जमीन होनी चाहिए। अभी दो ही चीज जरूरी है, प्लस आपका जो डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट वो कंप्लीट होने चाहिए और आप ऑनलाइन आवेदन कर दो। तो ये तीन चीज आपकी शुरुआत में होनी जरूरी है। अब आपका सवाल का जवाब मिल गया, सर मैं कैसे आवेदन करूं, यानी कि मैं एनएलएम में आवेदन कैसे करूं। तो आपके पास जमीन होनी चाहिए, प्लस लोन वाले पार्ट के लिए आपका कोई भी बैंक है वो ये होना चाहिए। आगे बताऊंगा बैंक से कैसे बात करनी है, प्लस आपके सारे डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कैसे कहां से बनेंगे, क्या डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट वाले पार्ट में आपको बताऊंगा। तो आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। ये तीन चीज आपकी सॉलिड है तो आप एनएलएम योजना में आवेदन कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सब्सिडी कितनी आएगी। अपना पहला पॉइंट, अब ये तो क्लियर हो गया कि हम कैसे आवेदन कर सकते हैं और योजना क्या है, ये चीज तो कंफर्म हो गई। अब सब्सिडी कितनी आएगी, तो आपको ये मान के चलो 100 प्लस 5 बकरियों के लिए आपको 10 लाख रुपए सब्सिडी मिल जाती है। अब कई लोग कहते हैं कि सर टोटल प्रोजेक्ट का 50% सब्सिडी है। वो आपका होता था 2023 की अपडेट से पहले, जो 500 प्लस 25 का प्रोजेक्ट था उसमें वर्किंग कैपिटल भी सब्सिडी मिलती थी, यानी 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था तो उसमें 50 लाख सब्सिडी मिल जाती थी 500 प्लस 25 बकरियों पर। लेकिन उसके बाद में जो नई अपडेट आई उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको जो वर्किंग कैपिटल है आपके प्रोजेक्ट में, जिसमें लेबर चार्ज हो गया, आप अनाज दाना लेके आ रहे हो, उन चीजों पर सरकार सब्सिडी नहीं देगी। कहने का मतलब वो प्रोजेक्ट में तो जुड़ेंगे आपके उसकी कैलकुलेशन, लेकिन उस पर सब्सिडी नहीं मिलती है। इसका मतलब आपकी सब जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा फालतू हो जाता है, यानी 20 लाख के प्रोजेक्ट में आपको 10 लाख सब्सिडी नहीं मिलेगी। आपका वर्किंग कैपिटल जोड़ते हैं तो लगभग ये 24-25 लाख के लगभग हो जाता है। तो 25 लाख में आपके 10 लाख सब्सिडी आराम से आ जाती है, क्योंकि 20 लाख रुपए ऐसी पूंजी होती है 25 में से, जिसमें सरकार आपको 50% सब्सिडी यानी 10 लाख सब्सिडी दे देती है। तो सर 25 का प्रोजेक्ट क्यों बनाते हो? जो ऊपर वाला 5 लाख रुपए वो आपकी वर्किंग कैपिटल है, जो आपको प्रोजेक्ट में तो जोड़ना जरूरी है, लेकिन उस पर सरकार सब्सिडी नहीं देती है। गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है। ठीक है, इस आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा कि प्रोजेक्ट 25 लाख का क्यों होता है। तो 10 लाख सब्सिडी होगी, प्लस आपका ये मान के चलो कि 200 प्लस 10 भेड़ बकरियों का, तो उसमें 20 लाख हो गई, 300 वाले में 30 लाख हो गई, 400 वाले में 40 लाख हो गई, 500 प्लस 25 वाले में 1.25 करोड़ तक का प्रोजेक्ट हो जाता है, उसमें आपको 50 लाख सब्सिडी हो गई। यानी 10 से 50 लाख तक सब्सिडी आपको भेड़ पालन और बकरी पालन में आपको मिल जाती है। इसके अंदर जमीन मैंने पहले आपको बता दी कौन से हिस्से के लिए आपको कितनी जमीन की जरूरत पड़ती है। अब मुर्गी पालन वाले में आपको सब्सिडी मिलेगी दोस्तों 25 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिल जाती है। तो ये तो होगी भेड़ पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन में, तीनों की मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रोजेक्ट है और इसमें कितनी जमीन की जरूरत है, प्लस कितनी इसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ये हो गया। अब बैंक लोन कितना, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आपको आसानी रहती है, तो बैंक लोन के द्वारा ही ये प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट होता है। तो तीनों चीजें मिलकर आपका टोटल 25 लाख होता है, यानी सब्सिडी, बैंक लोन और आपके खुद के हिस्से की पूंजी। तो आप चाहो तो बैंक से 10 लाख रुपए भी लोन ले सकते हो, लेकिन आपकी खुद के हिस्से की पूंजी फिर 5 लाख रुपए हो जाएगी, है ना। सब्सिडी तो फिक्स है 10 लाख, टोटल 25 लाख हो गया। इसी तरह आपके सारे प्रोजेक्ट है वो इसमें बनते हैं दोस्तों। अब ये होगी सब्सिडी की बात दोस्तों, और सब्सिडी अब कब आती है, कैसे आती है, कहां से आती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों पहली सब्सिडी आपकी आएगी जैसे ही आपकी स्कीम दिल्ली सरकार से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से, कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से आपकी स्कीम छठे स्टेप में पास होती है, तो सबसे पहले आपका बैंक लोन जारी होता है, यानी बैंक से लोन जारी होगा। उससे आपको सेड बनाना शुरू करना है। सेड जैसे आपका कंप्लीट होने की तरफ होगा तो आपका भौतिक स्थापन होगा जिला पशुपालन विभाग की तरफ से, वो भौतिक स्थापन करके वो रिपोर्ट आगे भेजती है, आपकी आधी सब्सिडी आपके बैंक खाते में आ जाती है। ठीक है, आधी सब्सिडी, यानी आपकी 100 प्लस 5 का प्रोजेक्ट है, 10 लाख टोटल सब्सिडी है, तो 5 लाख सब्सिडी आपकी सेड निर्माण के दौरान आपकी आ जाएगी। तो सर बाकी बची हुई 5 लाख सब्सिडी कब आएगी? वो सब्सिडी आएगी आपका सेड बन जाए, आपकी बकरियां आ जाए, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद आपका भौतिक स्थापन होगा कि आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद आपकी बची हुई सब्सिडी है वो महीने 2 महीने में आपकी बची हुई सब्सिडी भी आ जाती है उसके अंदर। तो ये आती है दोस्तों सब्सिडी। अब कई लोग पूछते हैं कि सर सब्सिडी वापस जमा करवानी होती है क्या? तो सब्सिडी उसको बोलते हैं जो मतलब आर्थिक सहायता होती है, जिसको वापस जमा नहीं करवाना होता। यानी सब्सिडी आपको सहायता के रूप में मिलती है, वो आपको वापस जमा नहीं करवानी होती। कई लोगों को बैंक में जाके प्रॉब्लम आती है, बैंक कहता है कि हम तो पूरे प्रोजेक्ट का 25 लाख या जितना आपका प्रोजेक्ट है पूरा ही हम तो लोन करेंगे, सब्सिडी, उनको पता नहीं होता कि सब्सिडी पहले आती है। तो दोस्तों एक नॉर्मल सी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, जो पीएमईजीपी स्कीम होती है वो आपकी नाबार्ड द्वारा संचालित होती है। जैसे गवर्नमेंट के संस्थान, एक नाबार्ड है, एक सिडबी है।
जो सब्सिडीज जो स्कीम होती है उनको प्रायोजित करती है गवर्नमेंट की। तो जो पीएमईजीपी स्कीम है वो नाबार्ड द्वारा संचालित है, उसमें सब्सिडी 3 साल बाद आती है। शुरुआत में पूरे प्रोजेक्ट का लोन होता है और 3 साल बाद जो सब्सिडी आती है वो 25 से 35% तक आती है। तो वो तो होगी नाबार्ड से संचालित पीएमईजीपी स्कीम। बैंक वाले एनएलएम को वो योजना समझ लेते हैं, इसलिए वो जाते ही कहते हैं कि आपकी सब्सिडी तो लास्ट में आएगी, हम तो पूरा लोन करेंगे। एक तो कंफ्यूजन ये दूर करनी है, जबकि एनएलएम में आधी सब्सिडी शुरुआत में आ जाती है और ये योजना सिडबी द्वारा संचालित है। ठीक है, तो ये दोनों में मोटा मोटा अंतर है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं सब्सिडी की होगी अपनी कब आती है, कितनी आती है, वो अपना क्लियर हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक लोन का, यानी बैंक लोन कब होता है, कैसे होता है, कितना होता है, कितनी ईएमआई आएगी, कितना ब्याज लगेगा, है ना, कितने साल के बाद अपने को भरना है, वो सारी चीजें अभी इस पार्ट में अपने क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों अपने हर प्रोजेक्ट में एनएलएम में, चाहे भेड़ का हो, बकरी का हो, या मुर्गी पालन का हो, या पिग फार्म का हो, कोई भी फार्म प्रोजेक्ट हो, उसमें बैंक लोन का पार्ट होता है। तो सबसे पहले तो आवेदन करने से पहले मौखिक रूप से आपका बैंक तैयार होना चाहिए। मौखिक रूप से कैसे, बैंक से कैसे बात करोगे जाके, तो बैंक में जाके आपको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के ले जाओ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से आपको क्या है कि बैंक को ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। बैंक से बात करनी कि सर मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसमें मैं आवेदन कर रहा हूं, इतना मेरा टोटल प्रोजेक्ट होगा, इसमें इतनी सब्सिडी होगी, इतना बैंक लोन होगा, इतनी मेरी खुद की हिस्सा राशि होगी। लोन वाला पार्ट अगर सर आप मेरे लिए मतलब लोन कर दो जितना लोन है, तो मैं एनएलएम में आवेदन कर देता हूं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम आपके नाम से कर देंगे, या आपको मना करेंगे, या कहेंगे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आओ। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले जाके दिखा दो कि ये प्रोजेक्ट है। हाँ कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मना कर देंगे तो उस बैंक को छोड़ो, आप दूसरे बैंक से बात करो आप। ठीक है ना, आपके आसपास बहुत सारे बैंक है। अब बैंक वाले बहुत सब लोगों के सवाल होते हैं, सर बैंक वाले हाँ नहीं करते, तो या तो उनका टारगेट कंप्लीट हो चुका है, लोन के टारगेट नहीं है, दूसरा या उनको आप पर विश्वास नहीं है, या वो एग्रीकल्चर लोन करते ही नहीं है। 3 कारण हो सकते हैं मना करने के। तो एग्रीकल्चर लोन करते ही नहीं है तो वो तो एक अलग सिस्टम हो गया, वो तो करेगा ही नहीं। फिर विश्वास नहीं है तो उसके लिए आप कोई मोर्गेज गारंटी, या फिर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी की गारंटी, या फिर कोई प्रॉपर्टी, या फिर कोई मैनेजर साहब का कोई जानकार आदमी है उसकी गारंटी, यानी कि कैसे भी आपको लोन वाले पार्ट के लिए कन्विंस करना है। अच्छा, इसमें 10 लाख तक जो लोन होता है वो मुद्रा योजना में, एनएलएम में 10 लाख तक लोन लेते हो तो उसमें कोई मोर्गेज या गारंटी की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। लेकिन वो पूरी तरह फाइनल डिसीजन बैंक पर डिपेंड है, यानी बैंक आपको वो बिना गारंटी के भी 10 लाख तक लोन है वो दे सकता है एनएलएम योजना में, और 10 से ज्यादा है तो आपसे गारंटी या मोर्गेज मांग सकता है। तो बैंक से आप बात कर लो कि सर अब ये योजना है, ये प्रोजेक्ट है, अगर आप हाँ कर दो तो हम ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। यानी आवेदन से पहले मौखिक रूप से आपको बात करनी है। आप आवेदन कर दोगे, थर्ड स्टेज में भौतिक स्थापन होगा, फिर आपकी फाइल बैंक में आएगी। बैंक में आने के बाद आपका जो लोन का पूरा डॉक्यूमेंटरी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कंप्लीट करके बैंक जो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे वो दे देना, कंप्लीट करके जो लोन सैंक्शन लेटर है वो बैंक अपलोड करेगा ऑनलाइन। अपलोड अभी भी पेमेंट जारी नहीं करना बैंक को, वो लोन सैंक्शन लेटर अपलोड करने के बाद अपलोड कर देगा तो फाइल अपनी वापस स्टेट के पास चली जाएगी, और स्टेट के पास जाने के बाद स्टेट अब उस फाइल को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देती है, और सेंटर से पास होने के बाद बैंक में आपके जो ईमेल है या जो पोर्टल जहां लेटर अपलोड करवाया था उस पर बाकायदा मैसेज आ जाएगी आप इनका लोन जारी कर दो। तो उस समय आपका बैंक है वो आधा लोन जारी कर सकता है, पूरा लोन भी जारी कर सकता है। उससे आपको वर्क स्टार्ट करना है सेट बनाने का, और लोन जारी करने का एक प्रारूप होता है वो बैंक को ऑनलाइन अपलोड करना है। जो हमसे डॉक्यूमेंट बनवाते हैं हम उनको लोन सैंक्शन लेटर या लोन जारी करने का लेटर, वो सारी चीजें हमें फॉर्मेटेड टाइम टू टाइम उपलब्ध करवा देते हैं। तो ये हो गया, लोन जारी हो गया। ये नहीं, ये लोन के बारे में। अब बात करते हैं कि सर कितने साल के लिए होता है, कितना ब्याज होता है। तो ब्याज इसमें 9 से 11% के बीच में, लगभग 11-12 के बीच में, 10.5 भी होता है, 11 भी होता है, 11.5, अब लगभग 11.5 का रेट चल रहा है, 11.5% है। तो इतना अपने सैकड़े पर कई गांव में मतलब 1 रुपए सैकड़ा, 2 रुपए सैकड़ा चलता है ना, तो वो 1 रुपए सैकड़े से कम ही होता है, 11.5% की मान के चलो आप, लगभग उतना ही होता है। तो ये ब्याज हो गया। अब बात करें किस्त की, तो किस्त कोई योजना में फिक्स नहीं है कि आपको इतनी साल से इतनी किस्त भरनी है। वो आप और बैंक मिलकर डिसाइड करो कि आपको किस्त कितने दिन से भरनी है, कितनी ईएमआई आपको भरनी है। बैंक आपसे पूछेगा कि आप किस्त कितने दिन से भर सकते हो, तो आप बताओ कि सर मैं 3 महीने या 6 महीने से मेरी इनकम होगी तो मैं किस्त भर सकता हूं। वो आप पर्सनली मिलके, बैंक और आप मिलके डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ब्याज के बारे में क्लियर हो गया, ईएमआई के बारे में क्लियर हो गया, यानी कि आपको कितनी किस्त भरनी है, और
कितने साल के बाद मोरिटोरियम पीरियड होता है, यानी कि आपको कितने दिनों के बाद आपको किस्त शुरू करवानी है। तो हालांकि योजना में तो 1 साल का टाइम है, 1 साल तक आपको केवल ब्याज भरना है, मूल राशि है वो 1 साल के बाद शुरू करनी है, लेकिन वो पूरी तरह बैंक पर डिपेंड है। आप चाहो तो 3 महीने का मोरिटोरियम पीरियड ले सकते हो, 6 महीने का ले सकते हो, तब तक आप ब्याज भरते रहो, वो किस्त उसके बाद में आपकी शुरू कर सकते हो। ये होगा मोरिटोरियम पीरियड। तो अब आपको पता चल गया ब्याज कितना होता है, ब्याज कितना होता है, ईएमआई कितनी होती है, लोन कब मिलता है, लोन के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं जमीन की, यानी जमीन खुद के नाम है तो कोई झंझट ही नहीं है। खुद के नाम जमीन है तो आपको क्या करना है, जो जमीन की जमाबंदी, खातोनी, जो भी ऑनलाइन रिकॉर्ड, हर स्टेट में अलग अलग रिकॉर्ड होता है, तो वो जमाबंदी आप सीधी जमाबंदी आप ऑनलाइन आवेदन में लगा सकते हो। अगर आपके सम्मिलित खाते की जमीन है, यानी एक जमीन में 5 लोग हैं, लेकिन आपके हिस्से में, खुद के हिस्से में इतनी जमीन आ रही है कि आप आवेदन कर सकते हो उस अपने हिस्से की जमीन में, फिर भी आपको वो जो 4 लोग शामिल और हैं आपकी जमीन में, 5 हैं 4 जितने भी, उनका 50 रुपए का एक स्टाम्प लगेगा, और चारों 500 लोग हैं वो एक ही स्टाम्प के ऊपर लिख के दे देंगे कि ये आवेदक आपके खुद के हिस्से की जमीन पर आप कोई भी काम करता है तो हम चारों को कोई आपत्ति नहीं है। वो फॉर्मेट भी हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ भेज देते हैं, जिसको एनओसी बोलते हैं, यानी को लेंडर पार्टनर एनओसी, यानी जो जमीन में सह काश्तकार है उनकी तरफ से एनओसी। वो तब होता है जब जमीन सम्मिलित खाते की होती है, हालांकि वो अपने हिस्से की जमीन पर आवेदन कर सकता है। अगर मान लो कि उसके खुद के नाम की जमीन कम है और वो अपने भाई से, माता से, पिता से जमीन, आधी जमीन और जो बची हुई कम है वो लीज लेना चाहता है, तो आपके ब्लड रिलेशन में जितने भी लोग हैं, जिसमें आपके माता पिता भी हो गए, भाई बहन भी हो गए, पति पत्नी भी हो गए, ब्लड रिलेशन के जितने भी हैं, तो उनको, उनसे आप जो जमीन अगर आपको लेनी है काम में लेने के लिए एनएलएम में, तो वो 500 रुपए के स्टाम्प पर आपको लिखा के ले सकते हो। वो कैसे लिखाना है उसका फॉर्मेट भी हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आपको भेज देंगे कि आप इस तरीके की लीज है वो लिखानी। आप मर्जी से 500 रुपए के स्टाम्प पर मत लिखवा लेना, क्योंकि उसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है कि किस तरीके से आपको लिखवानी है, वो सारी चीजें हम उपलब्ध करवा देते हैं डॉक्यूमेंट के साथ। अब ये तो हो गई खुद के जमीन की बात, या माता पिता की, भाई बहन की, मतलब बेटा आवेदन कर रहा है तो माता पिता की जमीन लेनी है तो स्टाम्प पर वो ले सकता है। अब बात करते हैं अदर पर्सन, जो अपने खून के रिश्ते में नहीं है, उसकी जमीन अपने को लेनी है, तो उससे कि उसकी क्या करना, आपको रजिस्टर्ड लीज करवानी है, यानी 6 या 7 साल के लिए आप रजिस्टर्ड लीज करवाओ। जो वो लीज क्या है कि आपकी तहसीलदार से प्रमाणित होती है। जो तहसील में जो गवर्नमेंट बड़े अधिकारी होते हैं, तहसीलदार होता है, उसकी मोहर से बाकायदा रजिस्टर्ड लीज है वो जारी होती है। वो आपको फिर अदर पर्सन है तो उससे वो लीज लिखवानी है। अब कई लोगों का सवाल आता है कि सर हमारे पहले से केसीसी या जमीन पर पहले से लोन लिया हुआ है, तो क्या हम उस जमीन पर आवेदन कर सकते हैं? गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, न सरकार को प्रॉब्लम है, न योजना में प्रॉब्लम है। आपकी केसीसी से गवर्नमेंट को कोई समस्या नहीं है। बस जो लोन वाला पार्ट है उसके लिए आपको बैंक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। बैंक ये ना कहे कि इस पर तो केसीसी है, हम तो इस पर लोन नहीं करेंगे। हालांकि लोन उस जमीन पर नहीं हो रहा है, लोन तो योजना में हो रहा है, न बकरी पर लोन हो रहा है न जमीन पर हो रहा है। वो आपसे गारंटी के रूप में मांग सकते हैं, लेकिन जमीन आपका, जो लोन आपका बैंक लोन है वो एनएलएम योजना में हो रहा है, ना कि जमीन पर। यानी बैंक चाहे तो केसीसी वाली जमीन पर भी लोन कर सकता है, वो पूरी तरह बैंक पर डिपेंड है। अब ये मत पूछना कि सर मेरी जमीन पर केसीसी है, मैं योजना में आवेदन कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। सरकार को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, योजना में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, केसीसी है तो भी। लेकिन एक तो केसीसी में डिफॉल्टर रहोगे तो बैंक आपको कभी लोन नहीं देगा। दूसरी बात है, अगर आप किसी थर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड लीज करवा रहे हो, उसकी जमीन पर केसीसी है, यानी उसने जमीन पर ऋण ले रखा है, लोन ले रखा है, तब वो उस जमीन की रजिस्टर्ड लीज नहीं होती है। यानी कि जिस जमीन पर केसीसी चल रही है और वो थर्ड पर्सन है जिससे आपको रजिस्टर्ड लीज करवानी है, तो वो उस पर आपकी रजिस्टर्ड लीज नहीं होगी तब, जब तक आप केसीसी जमा नहीं करवाओगे तब तक। हां, अगर माता पिता के नाम जमीन है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, और जो स्टाम्प वाली लीज लिखवानी है अपने ब्लड रिलेशन में, उसमें भी अगर केसीसी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? उस तो स्टाम्प पर लिखी जानी है लीज, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया आपको कि किस मामले में केसीसी में प्रॉब्लम आ सकती है, किस मामले में नहीं आएगी। अच्छा, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी जमीन पर केसीसी है या नहीं, आपके बैंक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लोन वाले पार्ट के लिए। तो ये होगी दोस्तों जमीन से रिलेटेड बात। आपकी सैड की जमीन और आपके चारे की जमीन दोनों अलग अलग हो सकती हैं, एक ही गांव के आसपास उस दायरे में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मिला के जमीन आपकी पूरी होनी चाहिए। सैड की जमीन खुद की हो सकती है, चारे के लीज पर ले सकते हो, या चारे की खुद की है तो सैड की लीज पर ले सकते हो। कहने का मतलब टोटल जो आपको जमीन चाहिए उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए।
ये होगी जमीन को लेकर। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट को लेकर कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें जरूरत पड़ेगी। दोस्तों आपके खुद के डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए इसमें, आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको पैन कार्ड चाहिए, आपकी बैंक की पासबुक होनी चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। सर मैंने तो नया अकाउंट खुलाया तो स्टेटमेंट कैसे लगाऊं, तो आपका पहले से कोई अकाउंट होगा। सब्सिडी के लिए आप ओल्ड अकाउंट यूज ले सकते हो, मैंडेट फॉर्म उसी का लग जाएगा, स्टेटमेंट उसी का लग जाएगा, ठीक है ना, और ये सारी चीजें उसी के लग जाएगा। अच्छा लोन के लिए अगर आप अदर पर दूसरे बैंक से बात कर रहे हो तो लोन के लिए आपको मतलब एक खाली कैंसल चेक है वो आपको लोन वाले बैंक की जरूरत पड़ेगी। अभी नई अपडेट आई है, पहले तो बैंक के सारे डॉक्यूमेंट सब्सिडी वाले बैंक के चलते थे, ठीक है, लेकिन अब जो नई अपडेट आई उसमें जो कैंसल चेक है वो आपके लोन वाले बैंक का मांगा जाता है। तो जो भी बैंक लोन के लिए हाँ कर दे उसमें अकाउंट खुलवाओ, चेक बुक जारी करवा लो, और चेक भी वो होना चाहिए जिसमें आपका नाम प्रिंट होके आए। यानी जो तुरंत चेक बुक देते हैं वो चेक बुक वैलिड नहीं है, जिसमें आपका नाम नहीं छपा होता है वो चेक बुक नहीं चलेगी इसके अंदर, ठीक है ना। नाम प्रिंट वाली चेक बुक आप अप्लाई कर दो, 5 से 7 दिन में आ जाएगी। तो आपका लोन और सब्सिडी के लिए बैंक अलग अलग हो सकता है या सेम भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक की जो अपने डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और चेक बुक, प्लस आपका स्टेटमेंट बैंक का, और आपका कोई आप पढ़े लिखे हो तो आपकी एजुकेशन का सर्टिफिकेट है, ठीक है। और ये जो आपके खुद के पर्सनल डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट ये हो गए। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट क्या जरूरत पड़ेंगे आपको, एक तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, एक बैंक मैंडेट फॉर्म, एक एक्सपीरियंस लेटर का फॉर्मेट, और अगर आप जमीन लीज पर ले रहे हो तो लीज वाला मतलब स्टाम्प, और थर्ड पर्सन से ले रहे हो तो रजिस्टर्ड लीज, और अगर जमीन में शामिल और भी किसान है, शामिल जमीन है, तो वो सह काश्तकारों की एक एनओसी, ये, और एक आपको 5 फार्मर की लिस्ट, अगर आप राजस्थान से हो तो 5 किसानों की लिस्ट भी लगानी पड़ती है जिसमें आपको फॉर्मेट हम भेज देते हैं। और हरियाणा से अगर आप हो तो आपको 5 खरीदने वाले, 5 बेचने वाले, 10 लोगों की एक सारणी है, वो भर के आपको देनी होती है ऑनलाइन आवेदन में कि ये 5 बकरी बेचने वाले, 5 बकरी खरीदने वाले हैं। ये सारे फॉर्मेट हम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। यानी जो डॉक्यूमेंट आपको बाहर से बनवाने होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट हम आपको भेज देते हैं, तो आपको खुद के डॉक्यूमेंट की तैयारी ही करनी होती है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए दोस्तों। इसके अलावा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मैं आपको बताता हूं, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट जो आपके पास हो तो लगा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे आपकी मार्कशीट है, अगर आप गुजरात से हो तो आपको मार्कशीट लगानी अनिवार्य है, लेकिन आप भारत के और किसी भी स्टेट से हो तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, साइन करना आता है, तो आपको मार्कशीट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। दूसरी बात, 3 साल की जो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल है, अगर आप गुजरात से हो तो आपको 3 साल की आईटीआर लगानी जरूरी है, जो गाइडलाइन के खिलाफ है। वो केवल कंपनी, एफपीओ और जो फर्म है उनके लिए अनिवार्य है, लेकिन आप गुजरात से हैं और आप नॉर्मल किसान के रूप में भी आवेदन कर रहे हो तब भी आपको आईटीआर लगानी पड़ेगी। लेकिन गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है कि इंडिविजुअल आवेदक के लिए आईटीआर जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर मांगते हैं। और किसी स्टेट में आईटीआर की अनिवार्यता नहीं, अगर आप सिंगल फार्मर के रूप में आवेदन कर रहे हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद में सर करंट अकाउंट चाहिए, सेविंग, दोनों अकाउंट चलेंगे। आपके खुद के नाम से अकाउंट होना चाहिए, आपके फर्म के नाम से अकाउंट है या किसी और नाम से अकाउंट है तो वो नहीं चलेगा। यानी आपके खुद के नाम से खाता, बैंक अकाउंट है होना चाहिए, खुद का नाम चेक पर छपा हुआ होना चाहिए। ये तो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए जो, अच्छा आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आप लगा सकते हो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन जो बाकी डॉक्यूमेंट मैंने पहले आपको लिस्ट बताई थी, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बैंक मैंडेट फॉर्म, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं जो हम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ भेज देते हैं, उपलब्ध करवा देते हैं दोस्तों। तो ये थी बहुत सारी जानकारी जो एनएलएम योजना में आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए। यानी कि आज इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी हमने छोड़ी नहीं है जो इस योजना में सम्मिलित नहीं हो, और जो नई अपडेट है उसके अनुसार सारी जानकारी है वो आपको उपलब्ध करवा दी है। अब आप मुर्गी पालन और भेड़ पालन, बकरी पालन, इन सब की प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ट्रेनिंग आप हमसे ले सकते हो, और जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। और जो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए इस पर आप मैसेज करके ये सारी चीज जानकारी आप हमसे ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।